नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है वसीयत खुली तो बेटे का नाम गायब था। बहू को मिला सब कुछ। जिस बेटे को अपनी विरासत पर सबसे ज़्यादा भरोसा था, उसी का नाम वसीयत से गायब था। कमरे में ऐसा सन्नाटा पसरा था कि लोगों की सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। वकील के हाथ में वसीयत थी, रिश्तेदारों की निगाहें कागज़ पर टिकी थी और बेटे के चेहरे पर जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला, खेत, दुकानें और बैंक बैलेंस सब उसी के नाम होने वाला है। लेकिन अगले ही पल वकील ने जो नाम पढ़ा, उसे सुनते ही उसके हाथ से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिर गया। इस परिवार की सारी चल अचल संपत्ति मेरी बहू कविता के नाम होगी। यह सुनते ही कमरे में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बहू खुद हैरान थी और बेटा गुस्से से कांप रहा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि वसीयत के आखिरी पन्ने में ऐसा राज छिपा था जिसने पूरे शहर में तहलका मचा दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक पिता ने अपने इकलौते बेटे को विरासत से बेदखल कर दिया? क्या बहू ने कोई चाल चली थी, या बेटे ने ऐसा गुनाह किया था जिसे उसका पिता अभी माफ नहीं कर सका? और वह कौन सा सच था जिसने एक सम्मानित परिवार की नींव तक हिला दी? इस कहानी का हर मोड़ एक नया रहस्य खोलेगा और अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। दोस्तों, आप ये कहानी कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नगर के सबसे प्रतिष्ठित परिवारों में गिने जाने वाले धर्मेश चौहान का नाम हर कोई सम्मान से लेता था। उन्होंने अपनी मेहनत से कारोबार खड़ा किया था और वर्षों की तपस्या के बाद करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। उनका इकलौता बेटा नक्षत्र चौहान बचपन से ही ऐशो आराम में पला था। धर्मेश ने कभी उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। दूसरी ओर नक्षत्र की पत्नी कविता एक साधारण परिवार से आई थी। उसके संस्कार और व्यवहार इतने अच्छे थे कि शादी के कुछ ही दिनों में धर्मेश उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। मगर नक्षत्र को अपनी पत्नी का सीधापन और सादगी कभी पसंद नहीं आई। वह हमेशा उसे कमतर समझता और दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ाता। कविता चुपचाप सह लेती, क्योंकि परिवार को टूटते नहीं देखना चाहती थी। समय बीतता गया, धर्मेश उम्र दराज होने लगे और उनकी तबीयत भी कमजोर रहने लगी। ऐसे समय में कविता ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। दवाइयों से लेकर खान पान तक हर जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा ली। वहीं नक्षत्र अपने व्यवसाय से ज्यादा प्रॉपर्टी और दिखावे में व्यस्त रहने लगा। कई बार धर्मेश ने बेटे को समझाने की कोशिश की कि परिवार की असली पूंजी पैसा नहीं, रिश्ते होते हैं, लेकिन नक्षत्र को यह सब पुरानी बातें लगती थी। एक दिन धर्मेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। उस रात उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए एक फैसला लिया। उन्हें महसूस हो गया था कि उनकी बनाई हुई विरासत का भविष्य खतरे में है। वे जानते थे कि संपत्ति ऐसे व्यक्ति के हाथ में जानी चाहिए जो उसकी कीमत समझे। उसी रात उन्होंने अपने पुराने मित्र और वकील प्रदीप सक्सेना को बुलाया और एक नई वसीयत तैयार करने की बात कही। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला आने वाले दिनों में पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। नई वसीयत बनने के कुछ ही सप्ताह बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने धर्मेश चौहान के दिल को भीतर तक तोड़ दिया। एक शाम उन्होंने अनजाने में अपने बेटे नक्षत्र और उसके कुछ दोस्तों की बातचीत सुन ली। नक्षत्र हंसते हुए कह रहा था कि अब पिता ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं और उनके जाने के बाद सारी संपत्ति उसके हाथ में आ जाएगी। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि बूढ़े लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सिर्फ दिखावा है, असली महत्व तो पैसे का होता है। ये शब्द सुनकर धर्मेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, वही उसकी जिंदगी को बोझ समझ रहा था। उसी रात जब वे अपने कमरे में अकेले बैठे थे, तब कविता उनके लिए दवा लेकर आई। उसने देखा कि धर्मेश की आंखों में आंसू है। बहुत पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन कविता ने बिना कुछ जाने
उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, पिताजी, जब तक मैं हूँ आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। यह सुनकर धर्मेश की आंखों से आंसू बह निकले। उस क्षण उन्हें समझ आ गया कि खून का रिश्ता ही सबसे अपना नहीं होता। कभी कभी दिल से जुड़े रिश्ते उससे कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। अगले कुछ महीनों में धर्मेश ने चुपचाप कई फैसले लिए। उन्होंने अपनी संपत्ति से जुड़े सभी दस्तावेज व्यवस्थित किए और एक लंबा पत्र लिखा जिसे उनकी मृत्यु के बाद पढ़ा जाना था। उस पत्र में सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं बल्कि एक ऐसा सच दर्ज था जो नक्षत्र की पूरी दुनिया बदल देने वाला था। धर्मेश जानते थे कि उनके जाने के बाद तूफान जरूर उठेगा, लेकिन उन्हें यह भी विश्वास था कि एक दिन सच्चाई सामने आएगी और तब हर किसी को समझ आएगा कि उन्होंने अपनी बहू कविता को ही अपनी विरासत का असली हकदार क्यों चुना। अगले कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया और फिर वह दिन आया जब वसीयत खोली जानी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वसीयत का आखिरी पन्ना पूरे शहर के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाला है। धर्मेश चौहान की वसीयत पढ़े जाने के बाद पूरा कमरा हैरानी और फुसफुसाहटों से भर गया था। नक्षत्र का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वह बार बार वकील प्रदीप सक्सेना पर आरोप लगा रहा था कि जरूर कोई धोखा हुआ है। लेकिन तभी प्रदीप ने सबको शांत रहने के लिए कहा और बताया कि वसीयत अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने फाइल से एक सील बंद लिफाफा निकाला जिस पर धर्मेश चौहान की लिखावट में साफ लिखा था, इसे केवल वसीयत पढ़े जाने के बाद खोला जाएगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। प्रदीप ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में धर्मेश ने लिखा था कि संपत्ति का फैसला उन्होंने किसी भावुकता में नहीं बल्कि वर्षों तक लोगों को परखने के बाद किया है। उन्होंने लिखा कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। आगे उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने अपने परिवार के हर सदस्य को करीब से देखा और समझा। उन्होंने लिखा कि कविता ने बिना किसी स्वार्थ के इस परिवार की सेवा की, जबकि कई बार उसे अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। फिर पत्र की कुछ पंक्तियां सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। रमेश ने लिखा था कि उनकी मौत के बाद हवेली के पुराने स्टोर रूम से रखी लकड़ी की अलमारी के गुप्त खाने को खोला जाए, क्योंकि वहां एक ऐसी चीज मौजूद है जो इस फैसले की असली वजह बताएगी। यह सुनते ही कमरे में बैठे लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। नक्षत्र को लगा कि शायद वहां कोई ऐसा दस्तावेज होगा जो उसके पक्ष में साबित हो सके। दूसरी ओर कविता की आंखों में उलझन थी, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि धर्मेश आखिर कौन सा राज छिपा कर गए हैं। उसी शाम पूरा परिवार हवेली पहुंचा। वर्षों से बंद पड़ा स्टोर रूम खोला गया। धूल से भरे उस कमरे में पुरानी अलमारी खड़ी थी। काफी तलाश के बाद उसका गुप्त खाना मिला। उसके अंदर एक छोटी सी डायरी, कुछ तस्वीरें और पेन ड्राइव रखी हुई थी। जैसे ही प्रदीप ने वह सामान बाहर निकाला, सबकी धड़कनें तेज हो गईं। किसी को मालूम नहीं था कि उन चीजों में ऐसा कौन सा सच छुपा है जो एक पिता को अपने बेटे को विरासत से दूर करने पर मजबूर कर गया था। जब डायरी खोली गई तो उसके पहले पन्ने पर धर्मेश चौहान की लिखावट थी। उसमें दर्ज हर शब्द उसके दिल की पीड़ा बयान कर रहा था। डायरी के अनुसार करीब 20 साल पहले धर्मेश एक भयंकर आर्थिक संकट से गुजरे थे। उनका कारोबार लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था और बैंक कर्ज चुकाने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। उस समय उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार उनसे दूर हो गए थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया था। वह व्यक्ति था शरद वर्मा, जो साधारण स्कूल शिक्षक था और कविता के पिता थे। डायरी में लिखा था कि शरद ने अपनी जिंदगी भर की बचत धर्मेंद्र को उधार दे दी थी ताकि उनका कारोबार डूबने से बच सके। उस मदद की वजह से धर्मेश फिर से खड़े हो पाए और बाद में उन्होंने करोड़ की संपत्ति बनाई। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद एक सड़क दुर्घटना में शरद की मृत्यु हो गई। धर्मेश ने कई बार उनका कर्ज लौटाने की कोशिश की, मगर शरद हमेशा कहते थे कि दोस्ती का कोई हिसाब नहीं होता। डायरी के अगले पन्ने ने सबको और ज्यादा भावुक कर दिया। उसमें लिखा था कि शरद की मौत के बाद
उनकी पत्नी और छोटी बेटी कविता ने बहुत कठिन दिन देखे, लेकिन कभी किसी से मदद नहीं मांगी। धर्मेश ने तभी मन ही मन तय कर लिया था कि यदि कभी मौका मिला तो वह इस परिवार का एहसान जरूर चुकाएंगे। जब बरसों बाद कविता उनकी बहू बनकर इस घर में आई, तब धर्मेश ने उसे पहचान लिया था। उन्होंने लिखा कि कविता ने अपने पिता की तरह ही ईमानदारी, सादगी और त्याग को अपनाया। वही दूसरी ओर नक्षत्र धीरे धीरे लालच और अहंकार में डूबता चला गया। डायरी के आखिरी हिस्से में धर्मेश ने लिखा था कि संपत्ति का फैसला केवल एहसान चुकाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसलिए भी किया गया क्योंकि कविता ने साबित कर दिया था कि वह इस विरासत को संभालने की सही हकदार है। यह सब सुनकर कमरे में मौजूद कई लोगों की आंखें भर आईं, लेकिन तभी प्रदीप ने बताया कि अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी है, क्योंकि पेन ड्राइव में रिकॉर्ड हुई एक वीडियो संदेश भी मौजूद है, जिसे धर्मेश ने अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था। यह सुनकर नक्षत्र के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसके पिता अपने साथ कौन सा रहस्य छोड़ गए हैं। कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी गईं और पेन ड्राइव को बड़े टीवी से जोड़ दिया गया। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, स्क्रीन पर धर्मेश चौहान दिखाई दिए। उनका चेहरा कमजोर था, लेकिन आंखों में वही दृढ़ता थी जिसने उसे जीवन भर सफल बनाया था। कमरे में बैठे सभी लोग सांस रोककर उनकी बातें सुनने लगे। धर्मेश ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, अगर तुम सब यह वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी वसीयत ने बहुत से लोगों को चौंका दिया होगा, खासकर मेरे बेटे नक्षत्र को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फैसला सुनाने से पहले मेरी पूरी बात सुनी जाए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके उन घटनाओं का जिक्र करना शुरू किया जिन्हें उन्होंने वर्षों तक अपने दिल में छिपा कर रखा था। उन्होंने बताया कि जब भी उनकी तबीयत खराब होती थी, कविता रात रात भर जागकर उनकी सेवा करती थी, जबकि कई बार नक्षत्र को इसकी खबर तक नहीं होती थी। उन्होंने कहा कि कविता ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, जबकि उसे इस घर में सम्मान भी कम मिला। वीडियो में धर्मेश की आंखें भर आईं जब उन्होंने कहा, बहू होकर भी उसने बेटी का फर्ज निभाया और बेटा होकर भी मेरा बेटा कई बार मेरा दर्द नहीं समझ पाया। कमरे में बैठे लोगों की निगाहें झुक गईं। धर्मेश ने एक फाइल कैमरे के सामने दिखाई और कहा कि इसमें कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में परिवार के साथ क्या हुआ। यह सुनकर नक्षत्र बेचैन हो उठा, उसके माथे पर पसीना छलक आया। धर्मेश ने आगे कहा, मैंने जिंदगी में कई गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ी गलती शायद अपने बेटे को बिना जिम्मेदारी सिखाए सारी सुविधाएं देना थी। मुझे लगा था कि समय के साथ वह समझदार बन जाएगा, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। वीडियो समाप्त होने ही वाला था कि धर्मेश ने एक आखिरी बात कही, नक्षत्र सच में जानना चाहता है कि मैंने उसे विरासत से दूर क्यों किया, तो उसे उन दस्तावेजों को देखना होगा जो मेरी मेज की तिजोरी में रखे हैं। वीडियो खत्म होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई तिजोरी में रखे उन दस्तावेजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनमें दर्ज सच्चाई नक्षत्र की पूरी दुनिया हिला देने वाली है। अगली सुबह वकील प्रदीप सक्सेना की मौजूदगी में धर्मेश चौहान की तिजोरी खोली गई। उसके अंदर कई फाइलें करीने से रखी थी। प्रदीप ने एक एक दस्तावेज बाहर निकाला और पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में सब समान लग रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी फाइल सामने आई जिसने कमरे का माहौल बदल दिया। उसमें पिछले 3 वर्षों के बैंक रिकॉर्ड, कुछ गुप्त समझौते और कई हस्ताक्षरित कागजात मौजूद थे। जांच करने पर पता चला कि नक्षत्र ने अपने पिता की जानकारी के बिना कई बार कंपनी के पैसे निजी खर्चों और जोखिम भरे सौदों में लगाए थे। ही नहीं, उसने कंपनी की कुछ संपत्तियां गिरवी रखकर भारी कर्ज भी लिया था। यह सुनते ही रिश्तेदार हैरान रह गए। धर्मेश ने अपनी डायरी में लिखा था कि जब उन्हें इस बातों का पता चला तो उन्होंने चुपचाप जांच करवाई। जांच में सामने आया कि नक्षत्र सिर्फ लापरवाही नहीं था, बल्कि
कई बार उसने अपने पिता से झूठ बोलकर बड़े फैसले लिए थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि वह जब कंपनी एक मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब भी नक्षत्र ने अपनी जीवन शैली में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी ओर कविता ने अपने गहने तक बेच दिए थे ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर दी जा सके, लेकिन उसने कभी यह बात किसी को नहीं बताई। जब यह सच सामने आया तो कमरे में बैठे लोग स्तंभ रह गए। नक्षत्र के पास अपनी सफाई में कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसके पिता सब कुछ जानते थे, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। फाइल के आखिर में धर्मेश का एक हस्तलिखित नोट रखा था। उसमें लिखा था, मैं अपने बेटे को सजा नहीं दे रहा, बल्कि उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक दे रहा हूँ। अगर संपत्ति ऐसे हाथों में चली जाए जो जिम्मेदारी नहीं समझते, तो कई परिवार बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए मैंने विरासत उस व्यक्ति को सौंपी है जिसने हर परिस्थिति में परिवार को जोड़े रखा। यह पढ़ते ही कविता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसी समय प्रदीप ने एक और बंद लिफाफा निकाला और कहा, धर्मेश जी ने इसे सबसे आखिर में खोलने का निर्देश दिया था। यह सुनते ही सबकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि शायद उसी लिफाफे में वह रहस्य छुपा था जो अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की निगाह अब उस आखिरी लिफाफे पर टिकी हुई थी। वर्षों से सम्मानित रहे धर्मेश चौहान आखिर अपने साथ ऐसा कौन सा सच छोड़ गए थे जिसे सबसे अंत में उजागर करने का फैसला किया गया था। वकील प्रदीप सक्सेना ने धीरे धीरे लिफाफा खोला और उसमें रखा पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र की पहली पंक्ति सुनते ही सब लोग चौंक गए। यदि यह पत्र पढ़ा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि मेरे परिवार के सामने अब वह सच आने वाला है जिसे मैंने वर्षों तक छिपा कर रखा। धर्मेश ने लिखा था कि लगभग 25 वर्ष पहले उनके जीवन में ऐसा हादसा हुआ था जिसने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। उस समय उनका कारोबार शुरू ही हुआ था और एक गलत निर्णय के कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालात इतने खराब हो गए थे कि उनके परिवार का भविष्य अंधेरे में दिखाई देने लगा था। उसी कठिन समय में शरद वर्मा ने न केवल आर्थिक सहायता की बल्कि समाज के सामने धर्मेश की प्रतिष्ठा भी बचाई। यदि उन दिन शरद साथ न खड़े होते तो शायद धर्मेश चौहान कभी दोबारा खड़े नहीं हो पाते। पत्र में आगे लिखा था कि उन्होंने मन ही मन यह प्रण लिया था कि जीवन में जो कुछ भी कमाएंगे उसमें शरद के परिवार का हिस्सा जरूर होगा, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था और शरद बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। धर्मेश ने वर्षों तक यह राज छिपाए रखा क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि कोई उनकी मदद को एहसान समझे। फिर पत्र की आखिरी पंक्तियों में सबको भावुक कर दिया। उन्होंने लिखा था, कविता को मैंने संपत्ति इसीलिए नहीं दी कि वह मेरी बहू है, बल्कि इसलिए दी क्योंकि उसने अपने पिता की तरह इंसानियत को सबसे ऊपर रखा। वह इस परिवार को जोड़ सकती है, जबकि लालच इसे तोड़ देगा। यह सुनकर कमरे में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसी समय प्रदीप ने बताया कि पत्र के साथ एक कानूनी दस्तावेज भी है जिसमें धर्मेश ने अपनी अंतिम इच्छा लिखी है। उस इच्छा को सुनकर पूरा परिवार स्तंभ रह गया, क्योंकि उसमें ऐसा फैसला दर्ज था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। धर्मेश चौहान की अंतिम इच्छा सुनने के बाद कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दस्तावेज में लिखा था कि संपत्ति की कानूनी मालिक कविता होगी, लेकिन उसका पहला कर्तव्य परिवार को टूटने से बचाना होगा। धर्मेश ने लिखा था कि यदि कभी परिवार में मतभेद पैदा हो तो कविता अपने विवेक से ऐसा निर्णय ले जो सभी के सम्मान और भविष्य की रक्षा करे। यह पढ़कर सबकी नजरें कविता पर टिक गई। कई रिश्तेदारों को लग रहा था कि अब वह करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी है और शायद नक्षत्र को पूरी तरह अलग कर देगी। नक्षत्र खुद भी सिर झुकाए बैठा था। उसे लग रहा था कि अब उसके पास होने के अलावा कुछ नहीं बचा। तभी कविता धीरे धीरे अपनी सीट से उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अजीब सी दृढ़ता थी। उसने सबसे पहले धर्मेश चौहान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोली, पिताजी ने मुझे संपत्ति नहीं, जिम्मेदारी दी है। अगर मैं इस जिम्मेदारी का उपयोग बदला लेने के लिए करूं, तो मैं उनके विश्वास के योग्य नहीं रहूंगी।
यह सुनकर सब लोग हैरान रह गए। कविता ने आगे कहा कि वह परिवार को तोड़ने नहीं, जोड़ने आई थी। उसने घोषणा की कि हवेली कारोबार और सारी संपत्ति का उपयोग परिवार और कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, उसने नक्षत्र की ओर देखकर कहा, गलतियां हर इंसान से होती हैं। अगर पिताजी ने सबको सबक सिखाने के लिए यह फैसला लिया तो शायद वे यह भी चाहते थे कि आप एक दिन खुद को बदलें। यह सुनते ही नक्षत्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस महिला को वह वर्षों तक कमतर समझता रहा, वही आज सबसे बड़ा दिल दिखा रही है। कमरे में मौजूद रिश्तेदार भी भावुक हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि अगले ही दिन एक ऐसा व्यक्ति हवेली के दरवाजे पर पहुंचा जिसके पास धर्मेंद्र चौहान से जुड़ा एक और पुराना राज था, और वही राज पूरे शहर में चर्चा का विषय बनने वाला था। इस चौहान की वसीयत और उससे जुड़े रहस्यों की चर्चा अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। हर गली, हर चौक और हर दुकान पर लोग उसी परिवार की बातें कर रहे थे। उधर हवेली में पहली बार बरसों बाद शांति का माहौल दिखाई दे रहा था। नक्षत्र पहले की तरह घमंडी नहीं रहा था। वह चुपचाप अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठकर घंटों सोचता रहता था। कविता भी परिवार और कारोबार की जिम्मेदारियों को संभालने में लगी हुई थी। तभी एक सुबह हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग पहुंचे। उनके हाथ में पुराना चमड़े का बैग था और चेहरे पर वर्षों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपना नाम सत्य प्रकाश मेहरा बताया और कहा कि उन्हें धर्मेश चौहान से जुड़ी एक बहुत जरूरी बात परिवार तक पहुंचानी है। पहले तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने धर्मेश की युवावस्था की एक दुर्लभ तस्वीर दिखाई तो सब चौंक गए। सत्य प्रकाश को अंदर बुलाया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 30 वर्ष पहले जब धर्मेश संघर्ष कर रहे थे, तब वे दोनों एक ही शहर में काम करते थे। उन्होंने कहा कि दुनिया धर्मेश को सफल व्यापारी के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी सफलता की नींव किस तरह रखी थी। फिर उन्होंने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली, जिसके कुछ पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। डायरी में उन दिनों का पूरा विवरण दर्ज था जब धर्मेश खुद आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। सत्य प्रकाश ने बताया कि एक बार उनके बेटे की गंभीर बीमारी के लिए इलाज के लिए उन्हें बड़ी रकम की जरूरत थी। तब धर्मेश ने अपनी पहली जमीन बेचकर उनकी मदद की थी, जबकि उस समय खुद उनके पास पैसे नहीं थे। यह बात सुनकर सब लोग स्तंभ रह गए, क्योंकि धर्मेश ने कभी इस घटना का जिक्र तक नहीं किया था। सत्य प्रकाश की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका पाया। जब मुझे उनके निधन की खबर मिली तो लगा कि कम से कम उनके परिवार को यह सच जरूर बता दूं कि उन्होंने कितने लोगों की जिंदगी बदली थी। फिर उन्होंने बैग से एक और सीलबंद लिफाफा निकाला और कहा, यह मुझे धर्मेश ने बरसों पहले दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर कभी जरूरत पड़े तो इसे उनके परिवार तक पहुंचा देना। लिफाफे पर साफ लिखा था, मेरे परिवार के लिए। सही समय आने पर यह देखकर सबकी धड़कनें तेज हो गईं। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस आखिरी संदेश में ऐसा क्या लिखा है, अभी तक सामने नहीं आया। सत्य प्रकाश द्वारा लाया गया लिफाफा खोला गया तो उसमें धर्मेश चौहान का हाथ से लिखा हुआ एक लंबा पत्र था। प्रदीप सक्सेना ने उसे पढ़ना शुरू किया और कुछ ही पंक्तियों में पूरे कमरे का माहौल बदल गया। पत्र में धर्मेश ने लिखा था कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वे लोग होते हैं जिनके दिलों में आपके लिए सम्मान और दुआएं होती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि लोग उन्हें सफल व्यापारी कहते रहे, लेकिन उनकी असली पहचान उन रिश्तों में थी जिन्हें उन्होंने निभाया। पत्र के अंतिम हिस्से में उन्होंने अपने बेटे नक्षत्र के लिए खास संदेश लिखा था। उन्होंने लिखा, बेटा, मैंने तुम्हें विरासत से इसलिए दूर नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं नहीं चाहता था कि बिना जिम्मेदारी सीखे तुम्हारे हाथों में इतनी बड़ी संपत्ति आ जाए और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझो कि मेरे लिए
सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि तुम करोड़पति बनो, बल्कि यह होगी कि तुम अच्छा इंसान बनो। यह सुनते ही नक्षत्र फूट फूट कर रो पड़ा। बरसों का अहंकार, गुस्सा और गलतफहमियां उसकी आंखों से आंसुओं की तरह बहने लगी। वह अपनी जगह से उठा, पिता की तस्वीर के सामने गया और हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, मैं आपकी बात बहुत देर से समझ पाया। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। कविता भी रो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। उसी दिन नक्षत्र ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह अपने पिता के आदर्शों पर चलकर कारोबार संभालेगा और समाज के लिए काम करेगा। कुछ महीनों बाद हवेली के एक हिस्से में धर्मेश चौहान के नाम से एक सहायता केंद्र खोला गया, जहां जरूरतमंद परिवारों की मदद की जाने लगी। शहर के लोग आज भी उस वसीयत को याद रखते हैं, जिसने सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं किया था, बल्कि एक बेटे को इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखाया था। और जब भी धर्मेश चौहान का नाम लिया जाता, लोग यही कहते, उन्होंने मरकर भी अपने परिवार को टूटने नहीं दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि धन की विरासत कुछ बरसों तक साथ रहती है, लेकिन संस्कारों की विरासत पीढ़ियों तक जिंदा रहती है। जो रिश्तों की कीमत समझता है, वही जीवन का असली अमीर इंसान होता है। दोस्तों, कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जिंदगी बदलने के लिए होती हैं। मैं हूँ सपना और ये थी मेरी आज की कहानी। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अगर आप धर्मेश चौहान की जगह होते तो क्या आप भी अपनी पूरी संपत्ति बहू कविता के नाम करते या बेटे नक्षत्र को एक और मौका देते। दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली भावनात्मक और कहानियों के लिए सपना की कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।